जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल का पूरे कार्यों को हम लोगों ने देखा है और उनके नाम भी याद हो गया हम लोग, ठीक है। यानी बहुत आसान तरीके से मैं उसको भी बताने की कोशिश किया था। और अभी भी अब जो भारत के गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ेंगे ये भी आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक बार सिर्फ आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को देख लीजिएगा और पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका भी मैं पूरा तथ्य बता दूंगा, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल हम लोग शुरू करते हैं और एक तरीका ऐसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों की तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल का नाम और इसका है बैटिंग मैट पर बैटिंग मैट पर एलन बरो। बैटिंग मैट पर एलन बरो। हार्डिंग डलहौजी के। हार्डिंग डलहौजी के। अब देखिए ये बैटिंग से लॉर्ड विलियम बैटिंग जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बैटिंग जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1828 से लेकर के 35 तक इसका कार्यकाल था और इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं सिर्फ आप लोग को याद दिला दूंगा। उसके बाद बैटिंग मेट भी लिख सकते हैं, मेट से मेटकाफ, ठीक है। मेटकाफ यानी इसे चार्ल्स मेटकाफ कहते हैं। चार्ल्स मेटकाफ। पर को साइलेंट कर लीजिए। को आकलैंड यानी कि लॉर्ड आकलैंड, क्लियर है। उसके बाद एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो आ ही गया। उसके बाद से लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। इसमें भी सिर्फ लॉर्ड लगा देना है, इधर आप लॉर्ड लगा दीजिए, सब में लॉर्ड, ठीक है। हार्डिंग हो गया। उसके बाद डलहौजी हो गया। उसके बाद ये हो गया लॉर्ड कैनिंग यानी कि कैनिंग। और इस तरह से हम लोगों ने पूरे का नाम हम लोग को याद हो गया। बैटिंग मेट पर एलन बरो, हार्डिंग डलहौजी के, ठीक है। अब इनका कार्यकाल जो था 1835 से लेकर के और 36 तक था, यानी कि 1 वर्ष, ठीक है। और 1 वर्ष में जो ये कार्य किए थे, एक ही क्वेश्चन इनका आता है, ठीक है। कि समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को, ठीक है। यहाँ पे कई बार समाचार पत्र देता है, प्रेस का भी लिख देता है, ठीक है। तो प्रेस भी लिख लीजिएगा, प्रेस का भी मुक्तिदाता इसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन मात्र बनता है, ठीक है। उसके बाद से आकलैंड का कार्यकाल जो है 1836 से लेकर के और 42 तक। उसके बाद एलन बरो का 1842 से लेकर के 44 तक, ठीक है। इसके बाद हार्डिंग का 1844 से लेकर के और 48 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद डलहौजी 1848 से लेकर के और फिर आपका 1856 तक, ठीक है। और ये था 1856 से लेकर के और 62 तक। तो ये तो इसका कार्यकाल हो गया, ठीक है। अब इनके कार्य जो है, पहला समाचार पत्रों, मेटकाफ को समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहते हैं। एक चीज मैं लॉर्ड विलियम बैटिंग का नहीं बताया, पहले बता चुका हूं, सिर्फ एक बार मैं रिवीजन कराता हूं। इसे सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। सामाजिक कार्य में जो सुधार किया था, पहला सती प्रथा का अंत, दूसरा ठगी प्रथा का अंत और तीसरा जो कंपनी के पद था, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा यह नियम बनाया गया कि अब कंपनी के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा होगा, यानी कि अब योग्यता ही आधार बनेगी सर्विसों की, ठीक है। ये हो गया था, ये धारा 86 के तहत हुआ था, ठीक है। तो ये बना दिया गया था लॉर्ड क्या बोलते हैं आपका विलियम बैटिंग। इसका मैं पढ़ा भी चुका हूँ, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें अभी होगा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा कंपनी के पदों पे भरने के लिए, ठीक है। अब सभी लोग, यानी पहले भेदभाव किया जाता, सिर्फ अंग्रेज आते थे, भारतीय नहीं आते थे, ठीक है। लेकिन इसके तहत अब कर दिया गया। फिर बाद में खैर इसको
1833 का चार्टर अधिनियम बनाया गया और रद्द भी कर दिया गया। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम में लागू किया गया था, ठीक है, जिसमें प्रथम ICS 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। तो वो तो हम लोग पढ़ लिए। अब उसके बाद इसमें था, इन्होंने तीसरा क्या कार्य किया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, और इसी के समय में व्यापारिक अधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कार्य हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के, सिर्फ मैं बताया कि आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन करा दिया। अब इसके बाद से मेटकॉफ से एक क्वेश्चन, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड 36 से 42 था, ठीक है। इसका आप देखेंगे आ से ऑकलैंड और आ से आंग्ल अफगान युद्ध, यानी कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। कब से कब तक, आपके 1838 से लेकर के और 42 तक, ठीक है। और यह जो युद्ध थी आंग्ल अफगान युद्ध से अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ था, अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ था। तो एक इतिहासकार इन्नस ने कहा था, इतिहासकार का नाम क्या था, इन्नस, और इसने कहा था कि यह सबसे मूर्खतापूर्ण युद्ध है, यानी बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण युद्ध, बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण, यानी भारत के इतिहास में बोला था कि सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण युद्ध थी आंग्ल अफगान युद्ध। एक क्वेश्चन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इससे, इसने जो आपके क्या बोलते हैं शेरशाह सूरी मार्ग था, उसका नाम बदल करके ग्रांड ट्रंक रोड रख दिया था। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम इसके समय में बदल कर क्या रख दिया गया था, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे GT रोड कहा जाता है, ठीक है। इसका इसने मरम्मत कराया था। 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, इससे लॉर्ड ऑकलैंड से, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल कर ग्रांड ट्रंक रोड। उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड एलेनबरो 1842 से 44 तक, ठीक है। 1842 से लेकर के और 44 तक कौन आ गया, लॉर्ड एलेनबरो। इसका पहला जो घटना था 1843 में, 1843 में आप देखेंगे कि दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, 1843 में कर दिया गया था। यह 1833 के चार्टर अधिनियम में ही आ गया था कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए, लेकिन समाप्त कब हुआ, 1843 में। तो किसको समय में हुआ, लॉर्ड एलेनबरो के समय में यह समाप्त हो गया, दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। तो दास प्रथा का उन्मूलन, और उसके बाद से इसका आप देखेंगे कि 1800 आपके क्या बोलते हैं, जो सिंध था, सिंध का विलय कर लिया गया था, सिंध का विलय। तो इसको भी लिख लीजिए कि दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि सिंध का विलय किसके समय में किया गया था, सिंध का विलय, ठीक है। सिंध का विलय लॉर्ड एलेनबरो से, पहला क्वेश्चन 1833 में दास प्रथा का उन्मूलन, और दूसरा सिंध का विलय, ठीक है, दूसरा सिंध का विलय। अब उस समय सिंध का जो रेजिडेंट थे चार्ल्स नेपियर थे, ठीक है, और इन्होंने अपने डायरी में लिखा था, चार्ल्स नेपियर, ये क्या थे वहां पे, रेजिडेंट का मैं बता चुका हूं कि रेजिडेंट कौन होता था, ठीक है। तो ये रेजिडेंट थे सिंध के, चार्ल्स नेपियर। ये अपने डायरी में लिखे थे कि हमें सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं है, हमें सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करेंगे। ये हमारा बदमाशी भरा कार्य होगा, ठीक है, लेकिन लाभदायक है। और इसके लिए, ठीक है, इसके लिए आपको नेपियर को 7 लाख का इनाम भी दिया गया था। कितने का, 7 लाख का इनाम भी दिया गया था। तो ये हो गया आपका लॉर्ड एलेनबरो, ठीक है। अब इसके बाद से आ जाएगा फिर लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। अब लॉर्ड हार्डिंग का देखिए 1844 से 48 तक, और इससे भी 2 क्वेश्चन, इससे भी 2 क्वेश्चन।
1844 से 48। और इससे भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे लॉर्ड हार्डिंग से। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, नोट कर लीजिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और ये युद्ध जो है लाहौर की संधि से समाप्त हो गई, लाहौर की संधि से समाप्त हो गई, ठीक है। एक तो ये हो गया लॉर्ड हार्डिंग का। और दूसरा था कि इसने नरबल प्रथा का दमन किया था, नरबल प्रथा का दमन इसी के समय में हुआ, ठीक है। अब नरबल प्रथा कहाँ पे प्रचलित था? तो ये खोंड जनजाति में था। किस जनजाति में आ जाएगा? तो खोंड जनजाति। खोंड जनजाति का किस राज्य में पाई जाती है? तो यह उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। 2 क्वेश्चन लॉर्ड हार्डिंग से। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लाहौर की संधि, नरबल प्रथा का दमन, खोंड जनजाति से, ठीक है। अब उसके बाद से लॉर्ड डलहौजी आप देखिए, और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को अर्ल ऑफ डलहौजी के नाम से भी जाना जाता था। यह 36 वर्ष की उम्र में भारत का गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। 36 वर्ष की उम्र में यह भारत का गवर्नर जनरल बना था। और देखिए इसका कार्यकाल 8 वर्ष रहा, 48 से 56। और ये सभी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण था, सभी क्षेत्रों में यह बहुत महत्वपूर्ण था। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका हम लोग देखते हैं 1848 से 56 में। देखिए ये आते ही पहला जो कार्य किया, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह ये हुआ। विधवा पुनर्विवाह 1856 क्या बोलते हैं आपका, सॉरी, विधवा पुनर्विवाह नहीं, जो 48 से या 56 तक लॉर्ड डलहौजी रहा। और मैं बोला कि ये इसका 8 साल बहुत ही महत्वपूर्ण था, 8 साल इसका बहुत महत्वपूर्ण था। ये जब आया तो सोच करके आया था कि मैं भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, जो अंग्रेजों के अधीन नहीं है, उन रियासतों को अंग्रेजी राज के अधीन करूंगा, ठीक है। इस टाइप की इसकी सोच थी। और ये इसके लिए सोचा कि अगर शक्ति के आधार पर, अगर शांति से करना होगा तो शांति से कर दूंगा, अगर शांति से नहीं हो पाएगा तो शक्ति का भी प्रयोग करके कर दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों का प्रयोग किया, शांति और शक्ति का। भारत को, क्षेत्रों को, जो बचे हुए क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, अंग्रेजी राज्य के बाहर वाले क्षेत्रों को मिलाने के लिए, ठीक है, इसने मिलाने में इसका बहुत बड़ा सहयोग रहा, ठीक है। इसीलिए इसके कार्यों को देख करके ही इसे जितने भी गवर्नर जनरल आए थे अभी तक, उनमें से महान गवर्नर जनरलों में इसकी काउंटिंग की जाती है। अब देखिए ये एक तो शक्ति की बदौलत करना चाहता था कि शक्ति के आधार पर, ठीक है, विलीन किया, शक्ति के आधार पर बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाया। और शक्ति के आधार पे आप देखेंगे कि इसने पंजाब को मिलाया। किसको? पंजाब को, ठीक है। शक्ति के आधार पर किसको मिला दिया? पंजाब को। और उसके बाद से दूसरा जो इसका था, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के समय हुआ। अब शक्ति के आधार पर भी यह मिलाया, तो शक्ति के आधार पर पहले किसको किया? पंजाब को, ठीक है, पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। और इसमें इसने आरोप लगाया, देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, जो कि लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था 24-26 में। तो उसी समय से बर्मा के जो निचला हिस्सा था उसमें अंग्रेज बस गए थे, बहुत सारे अंग्रेज, और ये लोग धीरे धीरे बर्मा पर भी कब्जा करना चाह रहे थे, जिसके कारण वहां की सरकार विरोध कर रही थी, और इनके अंग्रेजों के 2 कप्तानों पर, ठीक है, 2 कप्तानों पर ये बहुत सारे वहां की सरकार ने जुर्माना ठोक दिया, जोर जबरदस्ती करने के कारण।
अब ये उन लोगों ने पत्र लिखा लॉर्ड डलहौजी को, और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, यानी कि ये अपना पूरा तैयारी के साथ यहां से एक माने लड़ाकू जहाज भेज दिया जिसमें पूरा सामग्री था, और इस पर बातचीत करने के लिए भेजी गई थी। अगर बातचीत से भी सुलह हो सकता था, लेकिन इसका तो इरादा था कि उसको भी कब्जा करना है। तो एक युद्ध हुई और युद्ध में वहां की सरकार हार गई, और हारने के बाद जो निचला बर्मा है, ठीक है, यानी पिग्गू बर्मन, इन सबों को क्या कर लिया, ये अंग्रेजी राज में मिला दिया द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से। ठीक है, तो ये दो हो गया पंजाब। और उसके बाद से तीसरा जो है सिक्किम, तीसरा के कौन सा था, सिक्किम। और सिक्किम पर भी इसने क्या किया कि आरोप लगाया, अंग्रेजों ने आरोप लगाया सिक्किम में कि सिक्किम में जो दो डॉक्टरों के ऊपर, अंग्रेजी दो डॉक्टरों के ऊपर दोषारोपण, ठीक है, वहां की राजा जो है किए थे। अब इसी का बहाना बना करके और सिक्किम का जो दूरस्थ क्षेत्र था दार्जिलिंग वाला, ठीक है, दार्जिलिंग के आसपास वाला क्षेत्र, उसे इन लोगों ने हड़प लिया। दार्जिलिंग हड़प नहीं लिया लेकिन जबरदस्ती ले लिया, दार्जिलिंग को ले लिया। अब हड़पने वाला भी मैं बताऊंगा, शक्ति के आधार पर हो गया, और दूसरा जो था ये शक्ति के आधार पर हो गया, और दूसरा ये शांति के आधार पर विलय, शांति के आधार पर विलय। ठीक है, अब शांति के आधार पर भी यह विलय किया लॉर्ड डलहौजी। और शांति के आधार पर विलय के लिए इसका एक सिद्धांत है जिसे माना जाता है, ठीक है, व्यापगत का सिद्धांत। व्यापगत कई बार क्वेश्चन आ चुका है, व्यापगत का सिद्धांत, ठीक है, जिसे व्यापगत का सिद्धांत, जिसे राज हड़प नीति भी कहा जाता है। राज हड़प नीति, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि व्यापगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति के को राज हड़प नीति जो है किसके समय में लागू हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी की यह सिद्धांत था। ठीक है, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्लियर है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसके द्वारा क्या किया कि शांति से बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाया, और इसमें इसका जो मिलाने का जो तरीका था, सबसे पहले उस समय जितनी भी रियासतें थी उनको 3 भागों में बांटा, और पहले कैटेगरी में उन रियासतों को रखा जो किसी के भी अधीन न पहले थे न अभी है, यानी उस समय थे, यानी न मुगलों के अधीन रहे हो, न मराठों के, न अंग्रेजों को, और न ही कभी ये लोग टैक्स किसी को दिए हो, उनको पहली कैटेगरी में रखा, यानी कि जो किसी के अधीन ना हो, किसी के अधीन न हो। ठीक है, उन रियासतों को फर्स्ट कैटेगरी में रखा। बोला कि अगर इनका कोई पुत्र नहीं है या उत्तराधिकारी नहीं है तो भी ये किसी को भी उत्तराधिकारी बना सकते हैं, इसमें अंग्रेज किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और दूसरे टाइप की जो रियासत इसने बनाया, दूसरे टाइप की रियासत में जिन क्षेत्रों को रखा, रियासतों को रखा, उनका था कि जो पहले मुगलों के अधीन रहे हो, बाद में मराठों के अधीन रहे हो, और अभी अंग्रेजों के अधीन में रहे हो डलहौजी के समय में। तो उनको बोला कि अगर उनके पुत्र नहीं हैं तो वो किसी को भी गोद ले सकते हैं, यानी अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए अंग्रेजों से परमिशन लेना होगा। यानी कि पहले मुगल, ठीक है, उसके बाद मराठे, और उसके बाद से आपके अंग्रेज के अधीन हो। ठीक है, ये ले सकते हैं लेकिन परमिशन लेना होगा, परमिशन लेना होगा। ठीक है, और तीसरे टाइप का जो ये बताया रियासतों का, कि वो रियासतें जो जिसे अंग्रेजों ने ही बनाया हो, ठीक है, या सह दे करके खड़ा किया हो, ठीक है, यानी अंग्रेजों के सह पर खड़ी हुई हो। उन रियासतों को अगर उनका पुत्र नहीं हो वहां के राजा का, तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार नहीं है किसी को गोद लेकर के। ठीक है, उनकी संपत्ति है, उनकी संपत्ति का वो अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन पूरा जो राज्य है वो उनके अधीन नहीं रहेगा। और उन्हीं राज्यों को इसने व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर मिला लिया। उसमें सबसे पहला जो था सतारा, पहला सतारा, ठीक है, उसके बाद दूसरा जैतपुर, ठीक है, सतारा जैतपुर, उसके बाद संभलपुर,
सतारा, जैतपुर, संबलपुर, ठीक है। उसके बाद बघाट, ठीक है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, सतारा, जैतपुर, संबलपुर और बघाट। उसके बाद से उदयपुर, उदयपुर, ठीक है। उसके बाद से झांसी और अवध, ठीक है। इन जो राज्य थे इनको मिला लिया, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और अवध को, ठीक है। अब देखिए सतारा के बारे में बता रहा हूं। सतारा को आते ही इसने 1848 में मिला लिया था, 1848 में सतारा को। अब सतारा के जो था पहले मराठों के अधीन था, उसमें भी शिवाजी के वंशज थे इस पर, लेकिन उनके जो मंत्री है जिसे पेशवा कहा गया, फिर बाद में उनके अधीन चला गया और लास्ट में जो लॉर्ड हेस्टिंग ने इनको हराया पूरे मराठों को, तो हराने के बाद से फिर सतारा का राजा प्रताप सिंह को बना दिया शिवाजी के वंशज, ठीक है। और उनको हटा करके फिर अप्पा साहिब को बनाएगा और अप्पा साहिब का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सतारा को मिला लिया गया, ठीक है। उसके बाद जैतपुर को 1849 में, यानी 1848 में शुरू किया, 1849 में इसको मिलाया जैतपुर को। अब यहाँ के जो राजा बुजुर्ग थे इनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए जैतपुर को मिला लिया गया। और संभलपुर, ठीक है, जो कि उड़ीसा में था, ठीक है। सतारा महाराष्ट्र, जैतपुर मध्य प्रदेश और संभलपुर क्या था, उड़ीसा में। संभलपुर के राजा थे नारायण सिंह। संभलपुर के राजा कौन थे, नारायण सिंह। और नारायण सिंह का भी कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसे भी 1849 में संभलपुर को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अब बघाट जो पंजाब या हिमाचल वाले क्षेत्र में अभी पड़ता है, ठीक है, तो बघाट वाले क्षेत्र को भी मिला लिया गया आपका 50 में, 1850 में इसे भी मिला लिया गया। क्लियर है। अब बघाट वाले क्षेत्र को मिला लिया गया, लेकिन लॉर्ड कैनिंग के बाद, जो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर था भारत का, ठीक है, प्रथम वायसराय था, तो इसके बाद इसे फिर वापस कर दिया गया। उसके बाद उदयपुर, ठीक है, उदयपुर, और उदयपुर को भी आपका 52 में, 1852 में उदयपुर को भी मिला लिया गया अंग्रेजी राज्य में। इसको भी लॉर्ड में कैनिंग के जाने के बाद वापस कर दिया गया था। और झांसी, देखिए झांसी जो उत्तर प्रदेश में है, और झांसी का उसमें गंगाधर राव थे, गंगाधर राव, और इनका भी कोई पुत्र नहीं था, रानी लक्ष्मीबाई के पति। तो ये इस झांसी वाले क्षेत्र को भी मिला लिया गया, ठीक है। आपके झांसी, और यहां पे देखिए एक छूटा है नागपुर, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूं, दिमाग में आ रहा है कि नागपुर। उसके बाद अवध, ये था, ठीक है। तो झांसी वाले क्षेत्र जो है, गंगाधर राव का भी कोई पुत्र नहीं था, तो इसे भी किस में मिला लिया गया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। उसके बाद से नागपुर, ठीक है, और नागपुर वाले क्षेत्र को भी मिला लिया गया, ठीक है। ये 53 में कर लिया गया था, 54 में, 1854 में नागपुर वाले क्षेत्र को भी अंग्रेजी राज्य में किसने मिला लिया, लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद बचा अवध, और अवध को 1856 में, ठीक है, यहाँ के जो राजा थे वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, ठीक है, तो वाजिद अली शाह का पुत्र भी था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी समस्या फंस रही थी, इनके तो पुत्र नहीं थे, तो बहाना बनाएगा कि जिनका उत्तराधिकारी नहीं रहेगा या उनको मिला लिया जाएगा, लेकिन अवध के नवाब का पुत्र था। और सबसे बड़ी बात है अवध के बारे में कि अवध के राजा का जो यहाँ पे थे उनका पुत्र भी था, और दूसरा था कि यह पहले से ही आज्ञाकारी था अंग्रेजों का। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो उसके बाद से जो इलाहाबाद और कारा डिस्ट्रिक्ट लिया गया इलाहाबाद की संधि के द्वारा, तो उस समय से ही यह उत्तर प्रदेश अंग्रेजों का जो अवध वाला क्षेत्र था, अभी जो उत्तर प्रदेश है, तो अवध वाले क्षेत्र इनका सपोर्टर हो गया था, अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद फिर लॉर्ड बेलेस्ली आया और उसने भी मिलाया, जो गंगा यमुना दोआब को और कुछ क्षेत्रों को लिया, ठीक है। उसके बाद फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने जब आपके आंग्ल नेपाल, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके समय में हुआ था, तो उस समय ये पैसे से हेल्प किए थे उस युद्ध में, बहुत सारे करोड़ों रुपया दिए थे उस युद्ध के लिए। तो इस तरह से हमेशा सपोर्टर रहे अंग्रेजों का, कौन, अवध का नवाब। फिर भी इस राज्य को मिलाने के लिए सोच रहा था कि कैसे मिलाया जाए,
देखिए कितनी बदमाशी कर रहा था, बदमाशी कर रहा था ना लाल डलहौजी, बहुत बदमाशी कर रहा था, बदमाश आदमी था ये, ठीक है। तो ये क्या किया कि इसको भी मिला लिया, अवध को भी, और अवध को मिलाया तो वहां की जनता बहुत नाराज हो गई और ये बोला कि कुशासन का आधार दिखाया कि इनका शासन ठीक ठाक नहीं है, कुशासन का आधार बना करके, और आउट्रम ने रिपोर्ट लगाई थी, आउट्रम एक अंग्रेज था, इसने ही रिपोर्ट लगाया और इस तरह से अवध को मिला लिया गया। यानी कि हम लोगों ने देखे शक्ति के आधार पर पंजाब, द्वितीय आंग्ल बर्माई और सिक्किम, उसके बाद शांति के आधार पर व्यापकता का सिद्धांत, राज हड़प की नीति, और इसमें आप देख रहे हैं कि सतारा, जयपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन क्षेत्रों को इसने अपने अंग्रेजी राज्य मिला लिया लाल डलहौजी ने, ठीक है। उसके बाद से ये कुछ कार्य किया जो कि सामाजिक और जन सेवा का आधार था, ठीक है, किस पक्ष में था, तो उसमें के लिए भी इसे जाना जाता है। अब सामाजिक सुधारों में इसने क्या किया, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं, लॉर्ड कैनिंग को बाद में देख लेंगे हम लोग, जगह है नहीं तो यहां पे इसके देख लेते हैं सुधार, ठीक है। अब सुधार में इसने सबसे पहले क्या किया कि सैनिक सुधार, सैनिक सुधार। अब सैनिक सुधार में सैनिक सुधार, अब जो सेना का तोपखाना का कार्यालय पहले कलकत्ता में था, तो तोपखाने का कार्यालय इसने कहां कर दिया, चेंज करके मेरठ, ठीक है, मेरठ कर दिया। उसके बाद से जो सेना का हेडक्वार्टर था उसे भी चेंज करके शिमला में कर दिया, हेडक्वार्टर, हेड यानी मुख्यालय, हेडक्वार्टर शिमला, ठीक है। और शिमला को ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई, शिमला को इसी के समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई, ग्रीष्मकालीन राजधानी, क्लियर है। सैनिक सुधार। अब दूसरा जो इसने किया शिक्षा में सुधार, और शिक्षा में सुधार में इसने वुड का डिस्पैच नियम, ठीक है, लाया गया 1854 में। तो वुड का डिस्पैच नियम जब भी आएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में किसके समय में आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, किसके समय में आएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में, क्लियर है। तो शिक्षा के संबंधित सुधार। उसके बाद से इसने फिर तीसरा जो किया रेलवे लाइन, ठीक है, रेलवे लाइन। अब देखिए रेलवे लाइन जो है सबसे पहले मुंबई से लेकर के, ठीक है, बंबई से थाने के बीच में बिछाई गई थी। पहली पटरी जो है रेलवे लाइन बंबई से थाने तक बिछाई गई थी। अब पहली रेल बंबई से थाने तक चलाई गई थी। कई बार क्वेश्चन आ गया है कि पहली रेलवे लाइन किसके समय में बिछाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। और कहां से कहां तक, बंबई से थाने तक, ठीक है। पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी, बंबई से थाने तक, किसके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो ये हो गया। और दूसरी रेल लाइन कहां बिछाई गई, तो यह कलकत्ता से लेकर के और रानीगंज तक, कलकत्ता से रानीगंज, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब रेलवे लाइन हो गया। अब रेलवे लाइन हो गया तो अभी रेलवे किससे चलती है, विद्युत तार, यानी कि विद्युत तार। अब विद्युत तार का आविष्कार भी, विद्युत तार जो है इसके समय में ही बिछाया गया था, ठीक है, जो कि कलकत्ता से आगरा तक बिछाया गया था, ठीक है। विद्युत तार यानी कि जो तार भेजते थे, जो संदेश भेजते थे, इसका भी किसके समय में बिछाया, कलकत्ता से आगरा, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और एक 1857 का विद्रोही ने मरते समय कहा था कि इस तार ने हमारा गला घोंट दिया, तो ये हो गया विद्युत तार। तो रेल किससे चलती है, विद्युत से अभी चलती है ना। उसके बाद उसमें क्या आ जाता है, तो डाक सुधार, ठीक है। अब डाक सुधार में क्या था कि पहले पैसे से ही बहुत सारा ज़्यादा पैसा देना पड़ता, तब पत्र जाते थे। इसने क्या किया कि इसका एक सिस्टम बनाया और बोला कि 2 पैसे पर कहीं भी आप भारत के किसी भी कोने में पत्र भेज सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से 2 पैसे का एक टिकट लागू कर दिया। ये 2 पैसे का टिकट
पर कहीं भी पैसा भेज सकते हैं, ठीक है, यानी 2 पैसे का आप टिकट लेंगे कहीं से। उसके बाद से इसने क्या किया कि डाक सुधार अधिनियम बनाया। क्या बनाया? डाक सुधार अधिनियम। इसको भी नोट कर लीजिए कि इसने डाक सुधार अधिनियम बनाया, ठीक है। तो ये हो गया डाक सुधार अधिनियम। इसको 1854 में, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट जिसे बोलते थे, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है, बना दिया। और इसके तहत क्या किया कि तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक महानिदेशक बनाया, बैठा दिया, जो कि डाक से संबंधित सुधार करेंगे। तो ये हो गया डाक सुधार। अब डाक सुधार इसका हो गया। उसके बाद से आप देखेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, अगला क्या है इसका सुधार में? सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। देखिए सार्वजनिक निर्माण विभाग जो पहले था ना, ये सैनिकों के अधीन होता था। अब इसका इसने एक अलग विभाग बना दिया, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है। तो ये हो गया सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग इसने बनाया, ठीक है, जिसमें गंग नहर, इसको भी नोट कर लीजिएगा, गंग नहर का निर्माण पूरा किया गया, गंग नहर का निर्माण पूरा किया गया, ठीक है। इसके बाद से जो अगला इसने जो सुधार किया उसको आप नोट कर लीजिए कि वाणिज्यिक सुधार, वाणिज्यिक सुधार, ठीक है। और वाणिज्यिक सुधार में था कि जो पोर्ट ट्रस्ट थे ना भारत का, इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया, पोस्ट ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया। थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ा लेकिन फिर भी हम लोग इसमें समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद से लोक शिक्षा विभाग, ठीक है, लोक शिक्षा विभाग, कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है कि लोक शिक्षा विभाग किसके समय में बना था? तो लोक शिक्षा विभाग 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में बना था। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने पूरा लॉर्ड डलहौजी को पढ़ लिया, ठीक है। यानी कि अभी हम लोगों ने देखिए किसके किसके बारे में पढ़ा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको मैं रिवीजन कर दिया। उसके बाद मेटकाफ समाचार पत्रों के मुक्तिदाता, आकलैंड जो 36 से 42 रहे, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, शेर शाह सूरी मार्ग का नाम, ग्रांड ट्रंक रोड रख दिया। उसके बाद एलेनबरो में 2 क्वेश्चन आते हैं, दास प्रथा का उन्मूलन, सिंध का विलय, चार्ल्स नेपियर उस समय था, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स नेपियर जो है यह बोला था कि इसको विलय करना हमारा कोई मकसद नहीं है, फिर भी हम करेंगे। लॉर्ड हार्डिंग से 2 क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, नरबल प्रथा का दमन। इसके बाद से डलहौजी, डलहौजी का जो था विलय करने का, राज्यों को हड़पने का, वो 2 आधारों पे था, शक्ति के आधार पर, ठीक है, और उसके बाद शांति के आधार पर। 2 प्रकार की व्यवस्था बनाया, एक शक्ति के आधार पर हड़पने की नीति, और शक्ति के आधार पर पंजाब, द्वितीय आंग्ल बर्मा, सिक्किम को, और शांति के आधार पर आप देखेंगे व्यपगत का सिद्धांत है इसका, जिसमें सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इसको किया गया। उसके बाद से इसने कुछ सामाजिक और क्या बोलते हैं आपके सामाजिक सुधार भी किया। तो इसमें सैनिक सुधार, ठीक है, शिक्षा से संबंधित सुधार और शिक्षा से संबंधित रेलवे लाइन, उसके बाद से विद्युत तार, डाक सुधार, सार्वजनिक और वाणिज्यिक, ठीक है, ये काम किया ये, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो इसको मैं मिटा देता हूं और अंतिम है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के बारे में फिर पढ़ते हैं, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का गवर्नर जनरल रहा अंतिम, और प्रथम वायसराय रहा, प्रथम वायसराय, ठीक है। अब लॉर्ड कैनिंग से का जो कार्यकाल है 1856 से लेकर के और 62 तक, ठीक है। अब 1856 में इसी के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, अधिनियम बनाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में बनाया गया। उसके बाद से 1857 में
यूनिवर्सिटी बनाई गई, 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई यानी विश्वविद्यालय। और कहाँ कहाँ पर? मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों में, मद्रास, उसके बाद से बम्बई, ठीक है, और कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय। और ये भी आपके लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बनाए गए, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बनाए गए। और इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, ठीक है, या 1857 का विद्रोह भी लिख सकते हैं। 1857 का विद्रोह इसी के समय में हुआ, ठीक है। अब 1857 का जब विद्रोह हुआ ना, तो आनन फानन में जब इनको लगा था कि एक बार अंग्रेजी सत्ता उखड़ जाएगी, भारत से चली जाएगी, डर गई। और डरने के बाद से तुरंत क्या किया, 1858 का भारत शासन अधिनियम इसी के समय में लाए। भारत का शासन अधिनियम किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है, भारत शासन अधिनियम आया। अब भारत शासन अधिनियम के तहत इसने क्या किया कि जो भारत का गवर्नर जनरल थे उस पद को चेंज करके, ठीक है, वायसराय कर दिया गया। यानी कि यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अब अंतिम हो गया ना, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय जब भी आएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और इसमें जो कंपनी थी, कंपनी का अधिकार आप देखेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत उसका व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। अब इसका राजनीतिक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी का अधिकार ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, ठीक है, BOD और BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों को समाप्त कर दिया गया। जो ब्रिटेन में बैठते थे, कंपनी को संचालित करते थे, और इसके जगह पे अब पूरी प्रशासन जो है, शासन व्यवस्था जो है, किसके अधीन चली गई? जो क्राउन थे, यानी कि राजा ब्रिटेन के, ठीक है, राजा महाराजा, उनके अधीन। और उस समय जो महारानी थी विक्टोरिया, तो विक्टोरिया के अधीन चला गया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। अब जो भारत का गवर्नर जनरल था इसे वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय, और ये विक्टोरिया का प्रतिनिधि हो गया, ठीक है, प्रतिनिधि हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यह पद नाम चेंज हो गया, वायसराय हो गया। अब उसके बाद से इसने क्या किया, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, कि जो सैनिक और असैनिक थे इनके भत्तों को कम कर दिया, यानी कि सैनिक और असैनिक भत्तों को कम कर दिया गया। और रुपये का, ठीक है, प्रचलन किया गया इसके समय में। रुपये यानी कि नोट का प्रचलन इसके समय में किया गया, ठीक है। उसके बाद से अगला जो पॉइंट है इसका, ठीक है, इसी के समय में आप देखेंगे कि असम में, ठीक है, असम में चाय की खेती होती थी, चाय की खेती, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ियों में, अब नीलगिरी कहाँ पड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ी, ये आप देखेंगे कि दक्षिणी भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जोड़ने वाली यह पहाड़ी है, ठीक है, जिसे नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में कहवा की खेती को प्रोत्साहित किया गया। कहवा की खेती को प्रोत्साहित किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने खेती को प्रोत्साहित, यानी कि इसने असम में चाय की खेती को और नीलगिरी की पहाड़ियों में कहवा की खेती को, ठीक है। तो ये कार्य किया। उसके बाद से अगला जो इसने कार्य किया, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि आर्थिक सुधारों के अंतर्गत, अब आर्थिक सुधार यह करना चाह रहा था, और आर्थिक सुधार के लिए इसने क्या किया कि इंग्लैंड से, ठीक है, आर्थिक सुधार करने के लिए इसने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया, जो ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री थे, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री
विल्सन को बुलाया, विल्सन, ठीक है, विल्सन को बुलाया और बोला कि 500 रुपये से अधिक पर टैक्स लगा दिया जाए, यानी कि आयकर, इनकम टैक्स, ठीक है, 500 से ज़्यादा जिसके पास है आय है उस पर टैक्स लगा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आयात और निर्यात पर टैक्स, आयात पर 10%, आयात पर 10% और निर्यात पर 4%, ऐसे करके इसने टैक्स लगा दिया। तो ये कार्य किया। उसके बाद से लॉर्ड कैनिंग का जो है कि इसी के समय में भारतीय दंड संहिता आईपीसी, कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी इसी के समय में बनाया गया, ठीक है। आईपीसी 1861 में इसी के समय में बनाई गई, 1861 भारतीय दंड संहिता। अब उसके बाद से फिर एक उच्च न्यायालय के लिए नियम लाया, ठीक है, उच्च न्यायालय के लिए नियम लाया, उच्च न्यायालय अधिनियम, ठीक है, उच्च न्यायालय अधिनियम। और इसके तहत इसने क्या किया अधिनियम कि जो पहले से सुप्रीम कोर्ट था, 1773 के रेगुलेटिंग के तहत एक सुप्रीम कोर्ट बना था, और जो सदर दीवानी अदालतें थी या निजामत अदालतें, सदर अदालत, इन दोनों को समाप्त कर दिया और तीनों प्रेसिडेंसियां यानी कि मद्रास, बंबई और कलकत्ता, तीनों में एक एक उच्च न्यायालय, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय का स्थापना कर दिया, उच्च न्यायालय का स्थापना कर दिया। उसके बाद से एक चीज और आप लोग याद रखिए कि 1861 में, ठीक है, ये जो कर दिया 1861 में, और उसके बाद से 1866 में, 1861 में इनका निर्माण हुआ था, ठीक है, तीनों न्यायालय का, तीनों प्रेसिडेंसियों में। उसके बाद से 1866 में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो अभी हम लोग इलाहाबाद में देखते हैं ना उच्च न्यायालय, वो पहले कहाँ था उत्तर प्रदेश में, आगरा में, आगरा में, ठीक है, आगरा में। और इससे ही बाद में स्थानांतरित करके और कहाँ कर दिया गया, इलाहाबाद, इलाहाबाद 1875 में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लॉर्ड कैनिंग से पढ़ लिया, ठीक है। अब लॉर्ड कैनिंग से भी हम लोगों ने पूरा इसके बारे में जाने कि इसके समय में क्या हुआ था। लॉर्ड कैनिंग जब भी आएगा, यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, ठीक है। उसके बाद इसके 1856 में इसी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। उसके बाद 1857 में ही मद्रास, बंबई, कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बनाए गए थे। 1857 का विद्रोह इसी के समय हुआ था। 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय तो हम बता ही दिए, बीओडी, बीओसी, ठीक है, या सीओडी भी बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया और विक्टोरिया जो महारानी थी वहां के राजा महाराजा उसके अधीन चला गया, और उसी समय से इनका प्रतिनिधि के रूप में वायसराय पद कर दिया गया था। उसके बाद सैनिक असैनिक भत्ता, रुपया नोट, माने सैनिक असैनिक भत्तों में कमी की गई और रुपये का प्रचलन किया गया, यानी नोट का। उसके बाद से असम में चाय की खेती और नीलगिरी में पहाड़ियों में कहवा की खेती को प्रोत्साहित किया गया। उसके बाद आर्थिक सुधार के लिए ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री विल्सन को बुलाया गया और बोला गया कि 500 रुपये से ऊपर जिसकी भी इनकम है उस पर इनकम टैक्स लगाया जाए, आयकर। उसके बाद जो आयात निर्यात पर भी टैक्स लगाया जाए। उसके बाद भारतीय दंड संहिता आईपीसी भी इसी के समय में लागू हुई 1861 में, ठीक है। उसके बाद से फिर उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया और जिसमें मद्रास, बंबई और कलकत्ता तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1861 में। उसके बाद 1866 में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ये पहले आगरा में था, बाद में स्थानांतरित करके 1875 में कहाँ बना दिया गया, इलाहाबाद में। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया पूर्व के बारे में, जितने भी भारत के गवर्नर जनरल हैं। अब मुझे आशा है कि आप लोग एक बार देख लोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।